नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मृद भांडों की। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से जो मृद भांडों की चर्चा है दोस्तों, जिसको हम लोग पॉटरी भी बोलते हैं, उसकी चर्चा को शुरू किया था। जिसके क्रम में दोस्तों हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में दोस्तों क्रमशः बीआरडब्ल्यू के बारे में, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं, उसको, और दोस्तों हम लोगों ने दूसरे वीडियो में ओसीपी के दोस्तों जो मृदभांड हमको मिले हैं, जिसको हम लोग ऑकर कलर्ड पॉटरी बोलते हैं, इन दोनों के बारे में दोस्तों बहुत ही बृहद रूप में अच्छे से चर्चा किया था और कोशिश किया था दोस्तों कि आपके एग्जाम में इनसे जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से बताया जाए। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो में आपसे दोस्तों हम आज की इस मृदभांड जो कि खास है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही, जिसको दोस्तों हम लोग चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम लोग इसको पीजीडब्ल्यू कहते हैं, वहीं पर दोस्तों हम लोग इंग्लिश में से पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में जो आपका आर्कियोलॉजी का यूजीसी नेट का पेपर होता है, वहां से प्रश्न दोस्तों हर बार एक या दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से जाइए, एक बार बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके पास हमारी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी के लिए मेहनत की जाती है, आप सभी के लिए काम किया जाता है। दोस्तों, हमारी इस मुहिम को जरूर अपनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त दोस्तों जो कि आर्कियोलॉजी की तैयारी कर दोस्तों, उनके साथ भी हमारे इस चैनल को अवश्य जुड़िएगा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं किसकी, दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं आपके दोस्तों पीजीडब्ल्यू के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पेंटेड ग्रे वेयर, या फिर हम लोग दोस्तों हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। सबसे पहले क्रम में हम बात करेंगे इसकी की खोज के बारे में कि पेंटेड ग्रे वेयर की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो चित्रित धूसर मृदभांड है, जो पीजीडब्ल्यू है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीजीडब्ल्यू की खोज की गई थी बीबी लाल सर के द्वारा, और दोस्तों इन्हीं बीबी लाल सर ने पीजीडब्ल्यू की खोज, जो एक महत्वपूर्ण साइट है, ये साइट आपके एग्जाम में यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे दोस्तों, तो ये आपको वहां पर जरूर मिला होगा। दोस्तों, ये अहिछत्र जो है बीबी लाल सर के द्वारा जो अहिछत्र पूरा स्थल है, वहां के उत्खनन के दौरान इनको सबसे पहली बार जो पीजीडब्ल्यू के जो मृदभांड है उनके जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए थे। तो आपने दो पॉइंट जाना, किसको प्राप्त हुए थे पहली बार, बीबी लाल सर को। कब हुआ था, कहां हुआ था, सॉरी अहिछत्र में हुआ था। अब ध्यान रहे, खोज तो इन्होंने की, लेकिन भारत में चित्रित धूसर मृदभांड की पूरी जो महत्ता है, ये कब हमको पता चलती है, यह पता चलती है जबकि हमको हस्तिनापुर जो पूरा स्थल है उसका उत्खनन हो रहा होता है। तो उसके उत्खनन के पश्चात जो पीजीडब्ल्यू का क्या महत्व है, किस प्रकार का ये मृदभांड है, इसकी क्या क्वालिटी है, इन सभी चीजों की हमको पता कब चली दोस्तों, तो ये पता चली हमको हस्तिनापुर के उत्खनन की, जो कि 1954 में 1954 में हुई थी। और दोस्तों मार्टिमर विलर का आप सभी ने नाम सुना होगा। मार्टिमर विलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आप सभी नोट डाउन कर लेंगे। अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहां से बनता है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, तो ये जो मार्टिमर विलर की पुस्तक अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान है, इन्होंने इसमें चित्रित धूसर मृदभांडों को कांस्य युगीन मृदभांड कहकर संबोधित किया। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कई साल ये प्रश्नों में लगातार ये प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा दोस्तों कि किस व्यक्ति के द्वारा पीजीडब्ल्यू को कांस्य युगीन मृदभांड कहकर संबोधित किया गया था। तो ध्यान है दोस्तों, ये मार्टिमर विलर ने कहा है
किसमें कहा है दोस्तों? तो इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है दोस्तों, क्या है दोस्तों? तो वह है आपका अर्ली इंडिया। जैसे अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान जो पुस्तक है, उन्होंने इसमें इनको कांस्य युगीन मृदभांड जो कहा, लेकिन ध्यान है दोस्तों ये कांस्य युगीन मृदभांड नहीं है, जबकि दोस्तों यह एक लौह युगीन मृदभांड है। मतलब ठीक है, कांस्य युगीन का मतलब वह युग जिसमें कांस्य का प्रयोग ज्यादा होता था, लौह युगीन का मतलब जिसमें लोहे का प्रयोग ज्यादा होता था। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे आसपास के दोस्तों जो काल होते हैं, जो समय होती है, उसको धातु के आधार पर उसका नामकरण किया गया। जैसे ताम्र काल बोलते हैं, जैसे पाषाण काल बोलते हैं, जैसे लौह काल बोलते हैं। वर्तमान में हम लोगों का प्लेटिनम युग चल रहा है। तो इसी प्रकार बीच में स्वर्ण युग था, अब प्लेटिनम युग है। सबसे पहले तांबा आया, फिर कांसा हुआ, फिर आपका आता है लोहा, फिर आता है सोना, फिर अब चल रहा है ट्रेंडिंग में इस समय प्लेटिनम। तो इसी प्रकार जैसा कि आपका कांस्य युगीन मृदभांड है वो अलग है, जबकि जो पीजीडब्ल्यू है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पीजीडब्ल्यू किस काल को प्रदर्शित करता है? तो यह लौह काल को प्रदर्शित करता है, अर्थात इस काल में जो लोहे का प्रयोग है यह आपको दिखाई देने लगेगा। अब देखिए जो समय है, समय काल क्या मान सकते हैं? तो पीजीडब्ल्यू की जो मृदभांड है, उनकी मृदभांडों की आकृति, बनावट, उनकी जो डेटिंग प्राप्त होती है, उससे हमको पता चलता है कि ये बुद्ध काल की शुरुआत के पहले तक हमको इसको मान सकते हैं कि जब तक भारत में बुद्ध काल की शुरुआत होती है, ये उसके पहले पहले भारत में ये आ चुके थे। इनके हम प्रसार क्षेत्र की बात करें कि ये कहां कहां तक पाए गए भारतीय क्षेत्रों में, तो इनको हम जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहली प्राप्ति इनकी तो अहिछत्र में हुई थी बीबीलाल सर के द्वारा। उसके पश्चात हस्तिनापुर में इनके बताए थे कि हस्तिनापुर में इनके महत्ता की जानकारी मिली। वहीं पर भगवानपुर में भी हमको मिला, जो कि हरियाणा के दोनों हैं, अहिछत्र एवं भगवानपुर, यहाँ से हमको मिली जानकारी। हस्तिनापुर दधेरी से इसकी जानकारी मिलती है, जो कि पंजाब के क्षेत्र है। मांडा कश्मीर से भी पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं। ये जो आपका इंपॉर्टेंट है लखिया पीर, जैसे दोस्तों लखियो पीर जो पुरास्थल, ये पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ध्यान है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, और यहां से भी हमको पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा तिलौरा जो कोट है नेपाल का, वहां से भी पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं। इसके अन्य दोस्तों उज्जैन से, कौशाम्बी से, सोगौरा से, वैशाली से, इन सभी स्थलों से हमको पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य बराबर रूप में मिलते रहे। अब देखिए दोस्तों राम शरण शर्मा, आप लोगों ने इतिहासकार का नाम सुना होगा दोस्तों। इनके अनुसार दोस्तों अब तक कुल 700 ऐसे स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई है जिनमें कि पीजीडब्ल्यू के स्थल है, जिनमें से 285 स्थल जो हैं ये हरियाणा में अकेले रूप में स्थित है। अब देखिए दोस्तों ये चित्रित धूसर मृदभांड है, अर्थात जो पीजीडब्ल्यू के दोस्तों को मृदभांड प्राप्त होते हैं के बड़े स्थलों में सबसे बड़ा स्थल दोस्तों आपका माना जाता है कौशाम्बी, जो कि 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और दूसरा है दोस्तों आपका माना जाता है बहावलपुर में दोस्तों, जो कि नाम है दोस्तों सतवाली, जो कि 13 हेक्टेयर को शामिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहे कौशाम्बी आपको, और बहावलपुर में से जो सतवाली है, ये दोनों पीजीडब्ल्यू के बड़े पुरास्थलों के रूप में जाने जाते हैं, जहां की पीजीडब्ल्यू के मृदभांडों के जो साक्ष्य है वो भर भर के हमको प्राप्त होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है दोस्तों कि जो आपके पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य हमको इन दोनों पुरास्थलों से मिलते हैं, आखिर इन पीजीडब्ल्यू के मृदभांडों की विशेषता क्या है? क्या है विशेषता इनमें? तो सबसे पहली विशेषता ये है दोस्तों कि ये जो मृदभांड है, इन मृदभांडों को हड़प्पा के पतन से लेकर जो ऐतिहासिक युग है, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है दोस्तों, इसके बीच का जो हम पहले अंधकार युग मानते थे, इसके खोज के पश्चात इस अंधकार के गैप को खत्म करने का श्रेय दिया। जैसे कि आपने क्या जाना, आप पहले सुनते रहे होंगे कि जब हमारे भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो समाप्त हो रहा है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग आप देखेंगे तो 1750 के आसपास जो है वो समाप्त हो जाता है। और 1750 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है, ये हमको इसकी जो जानकारी है बीच में उसकी कोई विशिष्ट जानकारी मिलती नहीं। अब इसी बीच में ये जब मृदभांड जो होता है, पीजीडब्ल्यू मृदभांड जो है दोस्तों, इसके द्वारा ही दोस्तों हमको पहली बार जो है इसके बारे में कि पीजीडब्ल्यू इस काल के बारे में जानकारी देता है, जो 1750 और 600 के बीच में है। इसके बारे में हमको इस पीजीडब्ल्यू की जानकारी हमको इसी काल, इसी मृदभांडों से मिलनी शुरू हो जाती है। तो भारत में हड़प्पा संस्कृति के मृदभांडों के पश्चात जो चित्रित धूसर मृदभांड जिनको हम लोग पीजीडब्ल्यू कहते हैं, इनको प्राप्त किए गए हैं।
अब ध्यान रहे, यद्यपि गैरिक मृद भांडों का जो काल है, जिसको हम लोग ओसीपी कल हमने पढ़ा था, इनका काल चित्रित धूसर मृद भांडों से पूर्व निर्धारित किया जाता है। अब आपने क्या समझा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले BRW आएगा, उसके पश्चात आप लोगों ने देखा कि ओसीपी, उसके पश्चात आप देख रहे हैं PGW। तो ध्यान रहे कि जब भी PGW यदि आपको दे और कालक्रम सजाने को देगा, तो PGW से पहले जब भी आप रखेंगे तो किसको रखेंगे? ओसीपी, क्योंकि ओसीपी के जो मृद भांड है, अकर्ड कलर पॉटर, जिसको हम लोग गैरिक मृद भांड भी कहते हैं, वो सदैव PGW के पहले आते हैं। तो महाभारत युगीन जितने भी हमको पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, उनकी पहचान हमको अधिकांशतः इसी मृद भांड, जिसको हम लोग चित्रित धूसर मृद भांड कहते हैं, PGW कहते हैं, इसी से की जाती है। और ध्यान है दोस्तों, जो उत्तर वैदिक के साहित्य हैं, उनके समकालीन जो युग माना जाता है, वो PGW का ही युग माना जाता है। तो आपसे यदि यह मैचिंग करने के लिए आए ऐसे, तो एक तरफ यदि आपका दिया रहेगा उत्तर वैदिक कालीन, तो ध्यान है दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन में कौन से मृद भांड प्रचलित थे? PGW के मृद भांडों की जानकारी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों, PGW के जो मृद भांड है, ये आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। इनको सर्वप्रथम बीबी लाल ने ही महाभारत युग और तथा भारत में ऋग वैदिक आर्यों के संचरण को जोड़ने का प्रयास किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल सर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, महाभारत के युग और ऋग वैदिक आर्यों के जो संचरण है, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया था। अब इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि भले ही भारत में जो लोहे का जो उद्भव माना जाता है, वो कृष्ण लोहित मृद भांड, जिसको हम लोग बोलते हैं BRW, उसके साथ हो, लेकिन इतिहासकारों ने लौहकालीन मृद भांड होने का श्रेय चित्रित धूसर मृद भांडों को दिया जाता है। ध्यान रहे, भारत में जब लोहे का उद्भव शुरू होता है, तो आप देखते हैं कि उस समय धीरे धीरे BRW जो है वो प्रचलित होना शुरू हो जाता है। कृष्ण लोहित मृद भांड बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। लेकिन जबकि जो लौहकालीन युग है, जिसको लौहकालीन मृद भांड बोलते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? PGW को जाता है। आपके एग्जाम में ये एकदम एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो लौहकालीन मृद भांड है, किस मृद भांड को लौहकालीन मृद भांड के रूप में समझा जाता है या जाना जाता है? तो ध्यान रहे दोस्तों, PGW को इस नाम से हम लोग जानते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट ये है कि कृषि में उपयोग आने वाले जितने भी लौह उपकरण हैं, पहली बार हमको इसी PGW के काल से मिलते हैं। ध्यान रहे, आपको कनेक्ट कैसे करना है, मैंने पहले ही बताया है कि जो PGW है, ये आपका लौह काल से संबंधित है। तो लौह काल से संबंधित है, तो लौह काल में जब लौह काल का उद्भव होगा, लोहे का प्रयोग शुरू होगा, तो सबसे पहली आवश्यकता होगी कृषि में कृषि यंत्रों को बनाने की, क्योंकि प्रमुख रूप से उस समय व्यक्ति के, मनुष्य के दो जरूरतें थी, एक पशुपालन और दूसरा था कृषि। तो कृषि के यंत्र जो थे, पहले तांबे के या बाकी धातुओं बनाए जाते थे, लेकिन लोहा जो था उन सभी धातुओं से सर्वश्रेष्ठ था। इसीलिए जब आप PGW का काल देखोगे, तो कृषि में उपयोग होने वाले लौह उपकरण भी हमको इसी काल में पहली बार देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अतरंजी खेड़ा से इसी समय यह काल है जहां पर हमको सामुदायिक चूल्हे के भी साथ हमको ये मृद भांड मिले हुए हैं। तो आपने एक क्वेश्चन और जान लिया जाते जाते, क्या जाना दोस्तों आप लोगों ने? आपने ये जाना कि अतरंजी खेड़ा वो ऐसा पूरा स्थल है जहां से हमको सामुदायिक चूल्हे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और इन सामुदायिक चूल्हों से हमको PGW का जो मृद भांड है वो भी मिला हुआ है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां पर हमको सामुदायिक चूल्हों के साथ साथ PGW के प्रमाण मिले हुए हैं दोस्तों? तो वो आपका है अतरंजी खेड़ा पूरा स्थल। वहीं पर दोस्तों जो जखेड़ा का पूरा स्थल है, जो कि 60 किलोमीटर दूर लंबे नहर में मिलता है, जो कि जल प्रबंधन की विकसित प्रणाली का साक्ष्य भी हमको वहां से मिलता है। अब ध्यान रहे, ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां पर हमको जल प्रबंधन की विकसित प्रणाली दिखाई देती है, जो कि एक लंबे नहर के रूप में कहले हैं? तो वो है दोस्तों आपका जखेड़ा पूरा स्थल, जहां से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखिए दोस्तों, आपको जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं, सभी के सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, अभी तो हम लोग एक एक करके PGW के बारे में बात कर रहे हैं, OCP कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, BRW के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी भी वीडियो आएगी जो कि सभी को मर्ज करके होगी, और जितनी PDF हमने आपको डिस्कस की है, उन सभी PDF को मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों ये जो पीजीडब्ल्यू संस्कृति के लोग हैं दोस्तों, इन लोगों के शव विसर्जन का एक मात्र उदाहरण हमको भगवानपुरा से देखने को मिलता है। तो आपने क्या जाना कि पीजीडब्ल्यू के जो संस्कृति के लोग हैं, तो वहां पे कौन सा ऐसा एक पूरा स्थल है जहां से हमको शव विसर्जन का प्रमाण दिखाई देता है। तो ध्यान है दोस्तों, वह है आपका भगवानपुरा। भगवानपुरा का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, हड़प्पा पुरा स्थल को लेके यहाँ से दोस्तों हमको पीजीडब्ल्यू के भी मृत भांड मिलते हैं, और साथ में हमको दोस्तों यहाँ पर शव विसर्जन जो है इसका भी प्रमाण हमको दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जहां से पीजीडब्ल्यू के मृत भांड मिले हैं और जो ये पीजीडब्ल्यू का काल है, वहीं पर दोस्तों दो पुरास्थल, इसका नाम है खलवा और अतरंजी खेड़ा। ये दो ऐसे पुरास्थल दोस्तों जहां पर पीजीडब्ल्यू संस्कृति के हमको हस्त निर्मित मानव मूर्तियां मिली हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये चीजों को ध्यान में रखना होगा। प्रश्न कैसे पूछेगा कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति के वे कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमको हस्त निर्मित मानव मूर्तियां मिली हुई हैं। तो ध्यान है दोस्तों, खलवा और अतरंजी खेड़ा वो दोनों पुरास्थल हैं। आप दोनों पुरास्थलों के नाम को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए पीजीडब्ल्यू काल को आप देख पा रहे हो, अभी तक जो आपने देखा और समझा, तो इससे मोटे मोटे तौर पे आप यही अंदाजा लगा पाएंगे कि पीजीडब्ल्यू का जो काल था वो बहुत अधिक लोअर कैटेगरी के लोग नहीं थे। लोहे का प्रयोग हो रहा है, कृषि यंत्रों का विकास हो रहा है, धीरे धीरे जो सभ्यता है वो विकास की तरफ चली, लेकिन इतनी भी विकसित नहीं है कि वो शहरीकरण की तरफ चली गई। न बहुत अधिक ग्रामीण है, न बहुत अधिक शहरी है। तो आप देखेंगे कि पीजीडब्ल्यू का जो काल माना जाता है एक प्रकार के संक्रमण का काल है, जिसे हम वास्तविक रूप में यदि हम जानना चाहें तो पीजीडब्ल्यू का जो काल है वास्तव में संस्कृति जो है ये विकसित ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित करती है, जिसमें जो कृषि का उपयोग है, कृषि के यंत्र बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए आप देखते हैं। अब इसी के कालांतर में जब आप देखेंगे कि पीजीडब्ल्यू का काल धीरे धीरे समाप्त होगा, तो अगला जो काल आता है दोस्तों, जिसको हम लोग विकसित काल कहते हैं, वो आता है एनबीपीडब्ल्यू का। इसी की महत्ता इसमें है कि कालांतर में विकसित होने वाले जो द्वितीय नगरीकरण के लिए इसने आधार का काम किया। हालांकि द्वितीय जो नगरीकरण है वो एनबीपीडब्ल्यू का देन है। तो दोस्तों आपने ये जाना कि जैसे पीजीडब्ल्यू है, पीजीडब्ल्यू ने जो द्वितीय नगरीकरण है उसका आधार रखा। अब इंपॉर्टेंट जो थे कैसे आधार रखा, तो मैंने अभी बताया कि पीजीडब्ल्यू के काल में ही लोहे का उपयोग शुरू होता है, और लोहे का उपयोग शुरू होता है तो उससे कई सारे कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। कृषि यंत्र बनने से सहूलियत ये होती है कि बहुत ही कृषि में एक प्रकार की कहें तो क्रांति आ जाती है, कृषि एक नए पैमाने पर शुरू होती है, और जैसे ही कृषि शुरू होती है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो व्यक्ति नगरीकरण की तरफ जाता है। तो ये जो आधार है द्वितीय नगरीकरण का वो पीजीडब्ल्यू देता है, और उसको साकार करता है आपका आगे जाकर एनबीपीडब्ल्यू, जिसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि नाम जाना जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृदभांड। दोस्तों हमने इस वीडियो में कोशिश किया आपको पीजीडब्ल्यू संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने की, चीजों को डिस्कस किया। उम्मीद करते दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।